हेलो स्टूडेंट, इस आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 4 का क्या नाम है इसका, रासायनिक बलगतिकी। हाँ, तो इसका देखेंगे हम लोग वीवीआई 1 नंबर का, 2 नंबर का और 5 नंबर का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव विथ आंसर सहित देखेंगे, जो इस साल बिहार बोर्ड में पूछने वाला है, पूछेगा। इसमें दोनों हमने काम किया, पिछले साल का भी क्वेश्चन को लिया है सारा का सारा, और जो भी आ सकते हैं उसको भी एडजस्ट कर दिया है पूरा, ताकि आप अपना 70 में 70 तैयारी कर सके। ठीक, तो पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा, तब किसी दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा, जो भी आपको लगता हो कि ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, उत्प्रेरक का प्रभाव अभिक्रिया की दर पर क्या होता है। पहला क्वेश्चन है। तो उत्प्रेरक बढ़ा देता है, घटा देता है, दोनों काम करता है, बढ़ा भी देता है, घटा भी देता है, इसलिए सी मारेंगे। ये तो याद करने वाली चीज़ है। ठीक, इसका नोट्स मैंने दिया है नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और अगर आपको एक एक करके वीडियो पढ़ना है तो वो भी डाला गया है 4 अध्याय का। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी आपका मान। तो ये याद करने वाली चीज़ है, 0.693/K होता है। अगला क्वेश्चन है, एक शून्य कोटि अभिक्रिया A + B → C, A + B → C के लिए दर होगा, कोटि कैसी है, शून्य है, और दिया है A → B। तो अभिक्रिया के वेग में A और B का सांद्रता भाग लेता है, C का भाग नहीं लेता। ए बी तो सभी में है, क्या करें, तब यहाँ पे ध्यान देंगे, कोटि कितना होना चाहिए, 0, यानी A और B की सांद्रता की कोटि 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए होगा, ये सब नहीं होगा। ठीक, अगला, सभी का आंसर मारा जा चुका है, तो ये मत सोचिएगा कि ये तो आंसर मारा ही पहले ही से मारा गया है, उसी को देख के बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये साल भर पहले से ये लिखवाया गया है, ये साल भर का मेहनत है जो आपको आज मैं दे रहा हूँ। ठीक, ताकि आप अपना तैयारी कर लें। ये मेरे स्टूडेंट का नोट्स है, कॉपी है, तो उसको पहले से आंसर बता दिया गया, वो इसलिए मारा गया। आपका काम है कि मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे हो रहा है। ठीक, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। वेग और वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, दोनों, वेग भी समान हो, स्थिरांक भी समान हो। तो शून्य होगा, प्रथम होगा, तृतीय होगा, द्वितीय होगा, शून्य मारा गया है। चलिए कैसे, तो वेग का मात्रक होता है, वेग निकालने का मोल लीटर इनवर्स 1 - n होता है, ये कुछ नहीं है, ठीक ना। 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स होता है। n का मान अगर शून्य कोटि है तो 0 लेंगे, प्रथम कोटि हो तो 1 लेंगे। अभी शून्य कोटि है ना, शून्य रख के देखिए क्या होता है, 1 बचेगा, गुणा करेंगे इतना आएगा। अब ध्यान दीजिए, चूंकि हम लोग जानते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए R = K × A⁻0 होता है। ठीक, किसी की सांद्रता 0 होती है तो उसका मान ये हो जाता है, यानी R = K बचेगा। तो जो K का मात्रक यहाँ पे हमारा इतना आया, तो वही मात्रक R का भी हो जाएगा। आ रहा समझ में, दोनों का बराबर हो जाएगा। इसलिए कह रहा है क्वेश्चन कि किस कोटि की अभिक्रिया का वेग का भी और वेग स्थिरांक का भी दोनों का मात्रक समान होता है, वो हो जाएगा 0। आगे समझ में, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। प्रथम कोटि के वेग K का मात्रक बताना है। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, कैसे होगा देख लेते हैं। सेकेंड इनवर्स होगा कैसे, तो n का मान यहाँ पे 1 रखेंगे। प्रथम कोटि का मतलब, प्रथम मतलब 1, 0 आएगा, और 0 का मतलब किसी का भी घात 0 होता है तो पूरा मान 1 हो जाता है। 1 हो गया, बचा खाली ये वाला, तो इसीलिए ये। अगला क्वेश्चन है 6वां, किसी अभिक्रिया का वेग माने R निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, यानी R बराबर या वेग बराबर K × A⁻2 B⁻1, कुछ नहीं तो 1। तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी, क्या होगी, 2 3 1 0। तो कोटि कैसे निकालते हैं, जो घात है उसी को जोड़ देते हैं, ये 2 और इस पर 1, 2 1 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शून्य कोटि अभिक्रिया को दिखलाता है ये या ये। तो देखिए कौन होगा, तो ऑप्शन तो ये होगा। कैसे होगा, यहाँ पे इस तरह गया है, इस तरह।
इसको मैं समझाता हूँ। हमने जाना प्रथम कोटि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि है ना, हाँ, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए R बराबर होता है K पे पावर 0, यानी कि मतलब कि 0 का मतलब कुछ सांद्रता से कोई लेना देना नहीं रखता, यानी R बराबर हो जाएगा K, ये हट जाएगा 0, जिसका घात 0 है वो खत्म कहानी, एक बचा। तो समय चाहे जितना भी बढ़े सांद्रता बदलेगा ही नहीं, क्योंकि सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता। अरे समझ में, सांद्रता बदलेगा नहीं, जैसे जैसे वेग बढ़ेगा वैसे वैसे नियतांक ही आएगा, हमेशा अंक नियत रहेगा, ठीक, तो नियतांक रहेगा, तो ऑप्शन ही हो जाएगा। अरे समझ में, ये है क्या कि ये बढ़ रहा है, समय के साथ साथ सांद्रता बढ़ रही है, ऐसा नहीं हो सकता, घट रही है ऐसा नहीं होगा, शून्य में नियत रहता है, और ये बढ़ के ऊपर बढ़ रहा है, नियत था लेकिन बढ़ गया, तो ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, यदि प्रतिक्रिया A से B, A टेंस टू B, और इतना लिखा हो -D कॉन्सेंट्रेशन A/dt बराबर 2 गुणे D कॉन्सेंट्रेशन B/dt, प्रतिक्रिया का वेग नियम होगा, इनमें से कौन होगा? तो समझिएगा, इसको समझा रहा हूं मैं। ये तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, B के पदों में दिया है, B के पदों में नहीं हो सकता, ठीक, क्योंकि अभिक्रिया का वेग ये B है ना, B जो है उत्पाद है, और अभिक्रिया का वेग उत्पाद के रूप में नहीं दिखाते हैं, इसके रूप में दिखाते हैं, ठीक, अभिकारक के रूप में दिखाया जाता है, या वैसे दोनों हो सकता है, लेकिन हम मेनली फोकस इस पे करेंगे, ये वाला है कि A के ऊपर कितना रहेगा, 2 रहेगा कि 1 रहेगा, इस वाले पर फोकस करेंगे। चलो देख लेते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। आपने जब समीकरण देखा होगा ऐसा पढ़ते समय, अब इस पे मैंने वीडियो भी डाला है, ये आप नीचे लिंक में जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आपको PDF का भी लिंक मिल जाएगा, PDF नहीं, वीडियो, पूरे नोट्स का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे देखिएगा ध्यान से। तो ये 2 नीचे रहेगा, 1/2 रहेगा, 2 को यहाँ पे भेज दिया, यहाँ पे 2 कभी नहीं रहता है, ये बटे में रहते हैं, तो ये 2 कहाँ से भेजा है, यहाँ का 2 जो भाग में था इधर भेज दिया, गुणा में हो गया, तो यानी हम लिख देंगे माइनस dA/dt, इधर लिख देंगे 1/2 बराबर बचेगा dB/dt प्लस में, तो ये 1/2 बताता है कि 2A था और टेंस टू B था, जब A के आगे 2 रहता तो तभी 1/2 लिख दिया जाता, माइनस बताता है कि A की सांद्रता घट रही है, और प्लस बताता है B की सांद्रता बढ़ रही है, ठीक। अब समझिए क्या समझना चाहेंगे हम लोग, जब दुए के रूप में लिखा है तो जो हम इसका R लिखेंगे वो के A पे पावर कितना लिखना चाहिए, ये प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बताया तो हम प्राथमिक मानेंगे और 2 उठा के इस पर रख देंगे, ठीक। R को हम क्या लिख सकते हैं, इनमें से कोई ले सकते हैं, ये वाला नहीं तो ये वाला ले सकते हैं, तो हमें ये वाला मेनली मिलाना है, ध्यान से देखें तो A से मिल जा रहा है, A की सांद्रता वैसे भी घट रही है और ये मिल रहा है, इसलिए हम इसको मारेंगे, ठीक, और ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे घात कुछ दिया ही नहीं, विशेष कोई जानकारी दिया नहीं कि प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया है या जटिल है, तो हम प्राथमिक मान के चलेंगे, इसलिए हम घात जो इसके आगे 2 आएगा उसको घात लगा देंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो आप इस पे भी देख रहे हैं, इस पे भी मारा गया है, तो ये गलत ऑप्शन मारा गया है, क्योंकि B पे 2 घात हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभिकारक के रूप में लिया जाता है सांद्रता, उत्पाद के रूप में नहीं लिया जाता, ठीक। और पहले बाय मिस्टेक लगवा दिया गया था, इसलिए इसको सुधारा गया, अभी इसको मत लगाइएगा, इस पर कुछ ध्यान ही मत दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, आणविकता होती है, कितनी होती है, 3 से कम, ये 3 है, उसे मत समझ लीजिएगा, 3 है, 3 से कम, 3 से अधिक, 3 से कम या बराबर, तो 3 से कम या बराबर होता है, तो ये याद करने वाली चीज़ है। आणविकता 3 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, 3 से ज़्यादा अणुओं का टक्कर नहीं हो पाता, लगभग 3 ही का ही आपस में टक्कर हो पाता है और उत्पाद बन पाता है, ये नियम है।
3 से ज़्यादा होने पर अभिक्रिया जटिल होती है, कभी भी उत्पाद नहीं हो पाता। प्राथमिक रूप से आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं की ही निकाली जाती है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो 3 से हमेशा कम होता, सही बात है, लेकिन 3 से अधिक नहीं होता, तो 3 के बराबर भी हो सकता है, इसलिए हम इसको मारेंगे। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग हो जाता है, तो ये याद करने वाला चीज़ है, इसका कोई नियम नहीं है। इसका नियम है कि ये दोगुना हो जाता है। 10 डिग्री लगभग सामान्य रूप से पाया गया कि 10 डिग्री बढ़ाने पर दोगुना हो जाता है, हम दोगुना ही मारेंगे, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। अगला है कि ये अभिक्रिया किस कोटि की है, तो ये अभिक्रिया शून्य कोटि की, इसको याद करें, इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप याद कर लीजिए कि H2Cl2 रहेगा, यहाँ पे Cl2 है, क्लोरीन है, यहाँ पे लिख देता हूँ Cl2 क्लोरीन है। तो इस तरह प्रकाश में उपस्थित अभिक्रिया शून्य कोटि की कहलाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शून्य कोटि अभिक्रिया का TF का मान कितना होता है, तो R0/2 के होता है। प्रथम कहेगा तो ये वाला मारेंगे, शून्य कह रहा तो ये मारिएगा, भूल के भी मत मारिएगा। अब आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, तो जो VVI ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं यहाँ से 12 तक कंप्लीट करा दिया। अब आ जाइए लघु उत्तरीय। पहले इन सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिएगा, तब किन्हीं दूसरे प्रश्नों को देखिएगा। तो अगला है कि निम्नलिखित का परिभाषा दें, अभिक्रिया की कोटि का परिभाषा दें, फिर आगे देखते हैं। दूसरा है थ्रेशोल्ड ऊर्जा या देहली ऊर्जा का परिभाषा देना। पहला हेडिंग लगा लेंगे अभिक्रिया की कोटि, लिखेंगे किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यह अभिक्रिया का वेग का समीकरण या व्यंजक, इसमें प्रयुक्त अभिकारकों की सांद्रता के घातांक x और y है, इनका योग x + y ही क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि। आप भी परीक्षा में इस तरह हेडिंग लगा के हाईलाइट करके लिखिएगा, बहुत अच्छे से सजा के, काले से हेडिंग लगाइएगा, नीले से लिखिएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, नंबर नहीं कटेंगे। और प्रैक्टिस मान लीजिएगा बार बार घर में ये सभी क्वेश्चनों को लिख कर, तो हमारा आपको अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा n = x + y। दूसरा हेडिंग लगाएंगे, 2 लाइन छोड़ के हेडिंग लगाइएगा, या एक लाइन छोड़ के 2 लाइन, हर अगले क्वेश्चन का 2 लाइन, यहाँ पे 1 लाइन छोड़ा गया ना, अगले के बाद इस 2 लाइन छोड़ दीजिएगा ये वाला, ताकि अच्छा लगे साफ साफ। अब देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड ऊर्जा को लगाएंगे हेडिंग। अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए भाई A से हमको B बनाना है, तो थोड़ा सा एनर्जी देना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, जितना जरूरी है उसी को कहेंगे देहली ऊर्जा। इसका व्यंजक भी है, लेकिन लिखा नहीं गया, केवल परिभाषा लिख देंगे, काम हो जाएगा। हाँ, मैथ में आप 2 लाइन मत छोड़िएगा, सोच समझ के छोड़िएगा। ठीक, मैथ में पन्ने भर जाते हैं, साइंस में नहीं भरते, इसीलिए इसमें बहुत अच्छा होता है दूर दूर लिखना। सक्रियण ऊर्जा क्या है, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और सक्रियण ऊर्जा में संबंध स्थापित करें। तो ये 2 नंबर या 5 नंबर दोनों में आ सकता है, ये उसके 2 नंबर कर लीजिएगा, नंबर 2 कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक 6 लगा दिया गया। तो सक्रियण ऊर्जा क्या है, इसका परिभाषा देंगे, और हमें साबित करना है कि किसी अभिक्रिया के वेग r, वेग स्थिरांक k और सक्रियण ऊर्जा EA में संबंध स्थापित करना है, यानी वही आरेनियस समीकरण लाना है, आरेनियस समीकरण। तो सक्रियण ऊर्जा का परिभाषा लिखेंगे कि अभिक्रिया में अभिकारक के मध्यवर्ती या सक्रिय संकुल के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। मध्यवर्ती एक सक्रिय संकुल निर्माण होता है, इसके बारे में डिटेल में मैं वीडियो में बताया हूँ, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आगे देखते हैं। तो वेग स्थिरांक का सक्रियण ऊर्जा में संबंध कैसे सिद्ध करेंगे, आरेनियस समीकरण को कैसे सिद्ध करेंगे, उसी को करना है। वांट ऑफ समीकरण होता है इतना, d log e⁻k/dt, ये कैपिटल T है, और बराबर होता है डेल्टा ई बटा में RT²। डेल्टा ई वही सक्रिय ऊर्जा या ऊर्जा परिवर्तन दिखाता है, T यहाँ पे तापमान होता है। ठीक, आगे देखते हैं। इसी को दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो पहले dt को इधर भेज दिया गया है ताकि समाकलन किया जा सके, दोनों तरफ समाकलन किया गया है, क्योंकि ये नियतांक है परिवर्तन,
परिवर्तित नियतांक है, ये भी नियतांक है, ये भी नहीं नियतांक, ये तो बदल रहा है ना, तापमान बदलता है, ये नियतांक, ये दोनों बाहर हो जाएंगे, टी स्क्वायर ऊपर जाएगा, टी पे पावर -2 हो जाएगा। डी एक्स का समाकलन होता है, अगर एक्स डी के बाद एक्स लगा है तो इसका समाकलन एक्स होगा, ये एक्स है, एक्स, इसको एक्स समझिएगा, मतलब कि डी के बाद एक्स लगा है तो इसका समाकलन एक्स बचेगा, यानी डी के बाद log e पे पावर के लगा है तो समाकलन इसका log क्या बचेगा, log e के पावर के बचेगा। एक्स पे पावर n, यानी कोई भी जो यहाँ पे लिया गया है चर राशि, इसका जो भी पावर है उस पर कारक चेंज होता है, एक्स पे पावर n+1 बटा में n+1, तो टी पे पावर -2 + 1 करेंगे, 2 - 1 करेंगे, -2 + 1 करेंगे, घटेगा घटेगा, इधर -1 आएगा, इस पर -1 आएगा। अब आगे देखिए क्या होगा, इधर log e ए ले लिया जाता है, एक नियतांक अलग से, जैसे समाकलन करते हैं तो c बचता है ना, उसी तरह इसको भी लिया जाता है। अब इसको नीचे लाएंगे तो 1/t हो जाएगा, माइनस ऊपर आगे आ जाएगा, ये उसी तरह रहेगा, उधर जाएगा। अब क्या करना है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको रहने देंगे, ये log e पे पावर के है तो इसका सलूशन बता रहा है नहीं, ई पे पावर, अच्छा ये ई पे पावर ए है, ये ई पे पावर के है, ई पे पावर ए है, तो log a - b बराबर होता है log a बटा में b, तो log e पे पावर, तो log e पे पावर के अब बटा में log ई पे पावर के बटा में ए आया, तो इस प्रकार लिख दिया गया, ई पे पावर ए बटा में के। ठीक, अब देखिए आगे क्या होता है, इधर बचा -Δe बटा RT, आगे देखते हैं। यहाँ पे जो log e था उसको भेज दिया तो एंटी लॉग हो गया, एंटी लॉग में हुआ क्या कि जो भी इधर था वो सब e का पावर बन गया, ई पे पावर -Δe बटे RT, एंटी लॉग में ऐसा ही होता है इसका हल। अब बच्चा k बटा ए इधर भेज दिए, बराबर के बराबर आ गया ए ई पे पावर -e बटा RT, तो सक्रिय ऊर्जा और वेग स्थिरांक में संबंध आ गया दोनों में। ठीक, अब देखिए ΔE को ये लिख दिया गया, ये क्या है, सक्रिय ऊर्जा, डायरेक्ट लिख दिया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो गया ये वाला। अब आगे देखते हैं, अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित करें। आप कैसे जानेंगे कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, अभिक्रिया की कोटि क्या होता है इसको बताना है, फिर ये भी बताना है कि कैसे माने कि कोई अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। ये तो बहुत आसान है, इसको समझ लीजिए। पहले लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि, हेडिंग लगाएंगे, लाल से मत लगाइएगा, काला पेन से ही लगाइएगा। नोट्स में तो आप कोई भी रंग ले सकते चलेगा, लेकिन परीक्षा में नहीं। किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। कोई भी व्यंजक होता है R बराबर के ए पे पावर ए की सांद्रता का घात x, बी की सांद्रता का घात y, एक्स वाई को जोड़ देंगे, हो गया। बार बार रिपीट करना है की बात को। अब हमें सिद्ध करना है कि ये कैसे मानेंगे कि कोई अभिक्रिया की कोटि प्रथम कोटि की है। यदि k का मात्रक सेकेंड इनवर्स हो तो अभिक्रिया प्रथम कोटि की, इस तरह मान लेंगे। दूसरा कंडीशन कि जिस अभिक्रिया के वेग का सांद्रता सिर्फ एक पद के परिवर्तन द्वारा निर्धारित किया जाता है तब वह अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती है। दोनों तरीका से हम पहचान जाएंगे कि कोई अभिक्रिया प्रथम कोटि की। मान लीजिए कोई अभिक्रिया का वेग है, उसमें जो सांद्रता है सिर्फ एक पद के परिवर्तन द्वारा हो रहा है, मतलब उसके घात में 1 लिखा है, ठीक, तो उसी को कहा जाता है प्रथम कोटि। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे जो 7 लिखा है इससे आप टेंशन में मत आइएगा, इसको 3 कर लीजिएगा और इस वाले को 4 कर लीजिएगा, ठीक। प्रतिक्रिया के प्रथम कोटि का अर्धायु 40 मिनट है, यानी टी बराबर 40 मिनट दे दिया है टी हाफ। प्रतिकारक के 90% व्यवहारित होने में कितना समय लगेगा, 90% खत्म होने में, ठीक। तो देखते हैं आगे कैसे हल होगा। तो हम लोग जानते हैं टी हाफ बराबर होता है इतना प्रथम कोटि के लिए, हमें टी हाफ का मान दिया है, तो इसको इधर भेज देंगे, के को इधर भेज देंगे, टी हाफ का मान 40 मिनट रख देंगे, हल करेंगे। हल क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि प्रथम कोटि के लिए टी बराबर होता है 2.303 बटा के log R0 बटा में R नॉट बटा R,
ये शुद्ध अवस्था में अभिकारक की सांद्रता बटा में अभी कुछ समय बाद बीतने का जो अभिकारक का सांद्रता होगा, ये शुरू में सांद्रता और बाद की सांद्रता। तो शुरू में तो 100 होता है, अभी कितना परसेंटेज खपत हो गया, 90%, तो बचा कितना नीचे 10%। ये निकाला जाता है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, log a बटा में a माइनस एक्स के हिसाब से भी देख सकते हैं। किस ऊपर 100 है तो नीचे 100 माइनस 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ठीक। तो t ये इस तरह लिख देंगे, k का मान हम यहाँ से रख देंगे, 100 होता है। किसी भी अभिकार्य की सांद्रता शुरू में 100% माना जाता है, 90% व्यवहारित हो चुका है, यानी बचा कितना 10%, तो 10 बचा। अब ये 40 ऊपर भेज दिए पहली गुणे तीसरी करके, और फिर आगे देखा जाए ये कट जाएगा क्या, अच्छा इसको हल करते हैं। ये कटा 10 बचा, लॉग 10 का मान 1 होता है। अब यही सब बचे, इनको कटाना है, कटाइए कटाइए, इतना आएगा, 40 से गुणा कीजिए, इतना आएगा। सो फाइनल हमारा आंसर आ गया इतना मिनट, ठीक। अब देखिए, अब दीर्घ उत्तर ये दे दिया, लेकिन अभी और भी 2-2 नंबर के हैं, पहले मैं उसको दिखा लेता हूँ। तो अभी टेंशन मत लीजिएगा, इसको बाद में दिखाऊंगा, पहले 2-2 नंबर देख लीजिए। यहाँ पर 2 नंबर ये और भी है, बाय मिस्टेक हुआ है, इधर उधर लिख गया है या छूट गया होगा तब ऐसा हुआ है। नंबरिंग का मिस्टेक हुआ है, लिखने में भी गड़बड़ हुआ है। उधर 4 तक कराया आपको 2-2 नंबर का, 5वां इसको देखिए, न्यूमेरिकल है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपको इतना दे रखा है, वेग स्थिरांक कितना मिनट इनवर्स। इस अभिक्रिया का अर्ध काल हमें निकालना टी हाफ। तो टी आप जानते हैं 0.693 बटा के का मान रख देंगे, हो जाएगा। आगे देखते हैं, के बराबर इतना दे रखा है, टी हाफ बराबर इतना होता है, के का मान रखेंगे यहाँ पे, कटा देंगे, आ जाएगा हमारा इतना मिनट। अगला क्वेश्चन है, इसको नंबर 6 कर लीजिएगा। अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाने से अभिक्रिया के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गर्म करेंगे तो जो भी अणु है वो तेजी से गति करने लगेगा, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ गई। इससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा, यानी पहले धीरे धीरे एक एक कण निकल रहे थे एक एक करके और उत्पाद बना रहे थे, लेकिन अब तो कई सारे कण तेजी से उत्पाद बनाएंगे। तो इसी कहा जा रहा है वेग बढ़ गया। वेग बराबर होता क्या है, समय, विस्थापन बटा में समय। विस्थापन, यहाँ पे विस्थापन क्या होता है अभिक्रिया के लिए, तो कितना तेजी से अभिक्रिया हो रहा है, उत्पाद कितना तेजी से बन रहा है, परिवर्तन कोई विस्थापन माना जाता है। यह पाया गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री ताप बढ़ाने से वेग स्थिरांक लगभग दुगुना बढ़ जाता है। बस यही मेन बात था, हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसको 7 नंबर कर लीजिएगा। प्रथम कोटि का अर्धायु का 10 मिनट प्रतिक्रिया का दर निकालें। अच्छा, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समझिएगा। प्रथम कोटि का अर्धायु 10 मिनट है, 10 मिनट इनवर्स। प्रथम कोटि के लिए मिनट इनवर्स चलता है, ठीक। इनवर्स 1 लगा देंगे यहाँ पे। अर्धायु काल यहाँ पे लिखेगा, अर्धायु काल 10 मिनट है यहाँ पे कर देते हैं। प्रतिक्रिया का दर निकाले, तो दिया है टी बराबर इतना, टी हाफ बराबर हम लोग जानते हैं इतना। अब अर्धायु काल ही दिया है टी हाफ, तो यहाँ पे टी हाफ लिख देंगे। हमें क्या निकालना है, दर, के का मान निकालना है। इसका मान हमने 10 रख दिया, के का हमें निकालना है, के को इधर भेजेंगे, 10 से भाग करेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे 10 आ गया, भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारे 0.0693 मिनट इनवर्स। तो अब यहाँ से 2-2 नंबर के खत्म हो गए, लेकिन एक और 2 नंबर का है, वो है अभिक्रिया की कोटि और वेग में अंतर। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, ठीक, दोनों में अंतर, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, ये भी आ सकता है। तो ये नया नया क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको भी कर लीजिएगा। तो एक और दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन, ये 2 नंबर में, ठीक। इसको आप कितना मान सकते हैं, इसको उधर था 5-6, तो इसको 7 मान लीजिएगा। आगे देखते हैं, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, इधर कोटि लगाएगा, इधर आणविकता देखेंगे। यह एक प्रायोगिक मान है, क्योंकि इसे प्रयोग से निकाला जा सकता है। आणविकता यह एक सैद्धांतिक मान है।
तो सिद्धांत बोलता है कि 2 पद है तो 2 आणविक, 1 पद है तो 1 आणविक, 3 पद है तो 3 आणविक। लेकिन कोटि में सिद्धांत नहीं लगाया जा सकता है, इसको प्रैक्टिकल ही निकाला जाता है। यह शून्य या भिन्नात्मक हो सकता है, यह केवल पूर्णांक होता है 1 2 3 बस। ये 0 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। यह प्राथमिक और जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं पर लागू हो जाता है कोटि, लेकिन ये केवल प्राथमिक अभिक्रिया पर लागू होता है। तो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, प्राथमिक अभिक्रिया क्या है ना। और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक, क्या है। तो फिर नोट्स में आपको दिखा रहा हूँ, नोट्स में से ये दिखा रहा हूँ। तो इसको भी क्वेश्चन बना के आप लिख लीजिएगा 2-2 नंबर में। तो इसका देखते हैं आंसर आगे। इसका आंसर है कभी कभी परिस्थितियों के परिवर्तन द्वारा उच्च कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो जाती है, जिसे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। वो परिस्थिति क्या होता है तो यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। तो आप इतना लंबा चौड़ा एग्जाम्पल नहीं लिखिएगा। जैसे मतलब कि ये एथिल एसीटेट है और जल, इसका इतना मोल लिया गया है, इसका 10 मोल लिया गया है। ये बना लिया है एसिटिक अम्ल बना लिया, 0 मोल है अभी। शुरू में तो 0 मोल है दोनों, अभी नहीं बने हैं शुरू वाले अवस्था में t बराबर 0 पर, तो इनका 0 0 माना जाता है। t बराबर किसी समय पर ये घटता चला जाएगा, इसका 0 मोल हो जाएगा। लेकिन इसके मोल में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, 9.9 हुआ और ये इतना मोल बन गया, यही मोल पूरा इसमें चला गया और ये भी उतना ही मोल बना। यानी पानी का थोड़ा सा ही मोल गया, यानी पानी के सांद्रता में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, यानी इसकी जो सांद्रता है वो स्थिर रहती है, ठीक। जनरली कोटि कितना हो जाएगा, अगर हम अभिक्रिया की कोटि लिखेंगे, ये भी एक प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया है, तो इस तरह हम देख के तो लिख देंगे, इसका एक घात चढ़ा देंगे, दोनों का आगे 1 लिखा है। तो अभिक्रिया की कोटि हाँ, r बराबर के a पे पावर x की जगह पे 1 लिख देंगे, H2O का भी 1 लिख देंगे, तो कोटि बराबर n बराबर 2 हो गया है। लेकिन प्रयोग से क्या पाया गया है, प्रयोग से पाया गया है कि r बराबर के का घात 1 है, लेकिन इसका 0 होता है H2O का। प्रयोग से बोले ना कि कोटि प्रायोगिक होता है, सैद्धांतिक नहीं होता है। ऐसा नहीं कि प्राथमिक अभिक्रिया तो उठा के ये डाल देंगे, एक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है तो डाल देंगे, ऐसा नहीं चलता, प्रयोग से निकाला जाता है। तो देखा जा रहा है कि जल की सांद्रता नहीं बदल रही, यानी उसकी सांद्रता स्थिर है, 0 है, उसके घात में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए यह अभिक्रिया की कोटि अब केवल प्रथम कोटि की ही रहेगी। तो छद्म कोटि की अभिक्रिया प्राथमिक अभिक्रियाएं होती है, यहाँ पर नोट करके लिखा गया, इसको मत लिखिएगा। इसलिए कोटि n बराबर 1 हो गया, अतः यह अभिक्रिया छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इतना लिख के छोड़ देंगे, ठीक। और इसी प्रकार एक और है, तो इसको मत लिखिएगा, इतना क्या मेहनत करना, ये नोट वाला बात भी मत लिखिएगा, ठीक। अब एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ कि प्राथमिक अभिक्रिया क्या होता है, ये भी पूछ सकता है। तो आप क्वेश्चन बना के लिख लीजिएगा कि प्राथमिक अभिक्रिया क्या है, तब हेडिंग लगा के ऐसे लिखिएगा, इंग्लिश हेडिंग मत लगाइएगा। लिखेंगे कि एक पद में होने वाली अभिक्रिया को प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक, बस हो गया, इसको मत लिखिएगा। जैसे में लिख दीजिएगा ये, इसका जो अभिक्रिया का वेग होगा r बराबर के, इस पे सभी का घात 1 होगा, ठीक, एक को नहीं दिखाया जाता। इसी प्रकार ये भी एक पद में होने वाली अभिक्रिया है। तो परिभाषा लिख के जैसे में लिख देंगे, काम खत्म है, और ज़्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक, समझ गए। अब मैं आपको 5-5 नंबर का दिखाता हूँ, ठीक। तो अब आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। तो मैं इसको 1 बना देता हूँ, आपको जो नंबरिंग बनाना होगा 2-2 नंबर के हिसाब से, 5 नंबर का जो स्थान आएगा वो बना लीजिएगा। मैं पहला लगा देता हूँ इसको। क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करें। यानी ये कॉमन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करें, बार बार 5 नंबर में आता है दीर्घ उत्तरीय में। ये ऊपर वाला चेंज हो सकता है, लेकिन ये हमेशा आता है, ठीक। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ज्वाइंट कर करके देते रहता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक तैयार करें। ये सबसे ज़्यादा VBI, इसको एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, बार बार बता चुका हूँ, आगे देखते हैं।
घात 1 होता है, इसी तरह से घात 1 आना चाहिए, ठीक। अब हमको मेनली निकालना है प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक, तो हम R टेंस टू P ले रहे हैं, आप A टेंस टू B भी ले सकते हैं। R से रिएक्टेंट होता है, P से प्रोडक्ट होता है, अभिकारक उत्पाद। तो इसके लिए R बराबर क्या होगा, K R पे पावर 1, क्योंकि प्रथम कोटि का है तो इसलिए 1। अब हम क्या करेंगे, R को हम लिख सकते हैं सांद्रता के रूप में -dr/dt लिख सकते हैं कि नहीं। वो औसत वेग समीकरण याद होगा आपको, तात्क्षणिक वेग का नियम। तो तात्क्षणिक वेग के अनुसार हम dr/dt या dp/dt भी लिख सकते हैं, इसको प्लस में इसको माइनस में, तो इसको माइनस में लिख दिए। अब t को हम इधर भेजेंगे और r को, r दोनों एक ही जाति का है, इसको इधर ले आएंगे क्योंकि दोनों तरफ समाकलन हमें करना है। समाकलन करेंगे इधर भी इधर भी। तो ध्यान दीजिए, ये जो सांद्रता है ये कहाँ से कहाँ परिवर्तन हो रहा है, शुरुआती शुद्ध सांद्रता से बदल के जो अंतिम सांद्रता है वहां तक हो रहा है। अंतिम सांद्रता या प्रारंभिक सांद्रता या अंतिम सांद्रता। और समय कैसे परिवर्तित हो रहा है, पहले 0 था, किसी समय t पर ऐसे चेंज हो रहा है। शॉर्टकट में लिख दिया गया, बीच में सब बातें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेंदी हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो हमें लेंदी नहीं बनाना, हमें शॉर्टकट में करना है, इसलिए मैंने ये शॉर्टकट कर दिया। टीचर चेक करने वाला जान जाता है कि क्या है, इसका मतलब क्या हुआ। आप एक एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, सब सटा हुआ है, इसमें गैपिंग छोड़ के लिखिएगा, बहुत अच्छा साफ साफ लिखिएगा। अब देखिए, हम लोग जानते हैं 1/x का समाकलन क्या होता है, d ln x होता है या d log x होता है, कि हम ln लेंगे केमिस्ट्री में। और dt का समाकलन क्या होता है, t होगा, आप तो जानते हैं। x का समाकलन x बचता है, dx का समाकलन x, तो इसका t बचेगा, ये घात ऊपर t, 0 नीचे 0, ऊपर t आ जाएंगे। इसका 1/r का ln r हो जाएगा, जैसे ln x हुआ तो ln r हो गया, नीचे r ऊपर r, सांद्रता चेंजिंग। ये चेंजिंग सांद्रता को दिखाते हैं। r कहाँ से कहाँ परिवर्तित होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पहले हम लोग ये वाला ऊपर वाला मान रखेंगे r, माइनस पे लिखेंगे, फिर ये वाला मान इसमें रखेंगे, यानी ln r नॉट हो जाएगा, ठीक। फिर इसमें देखिए, एक बार t रखिए तो t होगा, फिर एक बार 0 रखिए तो -0 होगा, घट के केवल t बचेगा, kt बचेगा। तो यहाँ पे माइनस kt हुआ, इधर भेज दिया प्लस kt हुआ, ये दोनों माइनस में थे, ये ln r नॉट माइनस में था, इधर आ गया प्लस, इधर आ गया प्लस में, और ये वाला प्लस में था, इधर आ गया माइनस में। क्यों ऐसा किया जा रहा है आपको समझ जाएंगे। kt बराबर हो गया, अब ध्यान दीजिए ये माइनस है तो log x बराबर होता है log x माइनस log y बराबर होता है log a बटा में y। तो ln का कॉमन हो गया, ये दोनों एक दूसरे के बटा में आ गए, समझ रहे बात। फिर ln का मान होता है, ln x का मान होता है 2.303 log x होता है, तो भाई 2.303 log इतना बटा इतना कर दिए। अब t को इधर भेज दिए, ये हमारा फाइनल प्रथम कोटि का व्यंजक तैयार हो गया। प्रूफ तैयार करें, इतना घेर के छोड़ दीजिएगा, लास्ट में घेर जरूर दीजिएगा, तभी ठीक रहेगा। नहीं घेरेगा तो टीचर को नहीं पता चलेगा, लाल कलम से नहीं काले से। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया की गति स्थिरांक क्या है, यानी वेग स्थिरांक के पूछ रहा है। के का परिभाषा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक, वही वाली बात। फिर प्रथम कोटि का व्यंजक तैयार करना है, तो वेग स्थिरांक की पहले परिभाषा देंगे। के का परिभाषा लिखेंगे, r बराबर इतना इतना, ए बी बराबर होगा जब हम दोनों का सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर ले लेंगे। जब एक एक ले लेंगे तो एक एक हो जाएगा, खाली r बराबर के बचेगा। यानी समझ में आ गया एक बात, यदि अभिक्रिया के वेग में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो या 1 इकाई हो, तो अभिक्रिया के वेग को ही वेग स्थिरांक कहा जाता है, ठीक। अतः अभिक्रिया में यदि अभिकारक स्पीशीज की सांद्रता 1 इकाई हो तो अभिक्रिया के वेग को ही गति स्थिरांक कहते हैं। समझ में आ गया। फिर अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक निकालना है, तो अगले पॉइंट में हेडिंग लगा देंगे इसको और पूरा सीधे कर देंगे। कैसे करते हैं सब बता चुका हूँ, देख लीजिए आगे। तो वही वाली चीज आ गई फिर से,
वे बार बार रिपीट हुआ था, हर तरह से क्वेश्चन जिस तरह से पूछा था मैंने सारा लिखवा दिया था। भाई बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज करके पूछ रहा है यहाँ से। तो मेन कॉमन क्या है कि प्रथम कोटि का व्यंजक सिद्ध करना है, तो वही कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक। प्रतिक्रिया का प्रथम कोटि की गतिकी का वर्णन करें, यानी प्रथम कोटि का परिभाषा देना है। क्यों प्रतिक्रिया की प्रथम कोटि कभी पूर्ण नहीं होती? 5 नंबर में पूछा है, ध्यान से देखिएगा। प्रथम कह रहा है प्रतिक्रिया का प्रथम कोटि की गतिकी का वर्णन करें। वर्णन करें मतलब पूरा लिखें, पूरा व्यंजक सिद्ध करें, परिभाषा भी दे, व्यंजक भी सिद्ध करें। और क्यों बताना है कि क्यों प्रतिक्रिया की प्रथम कोटि कभी पूरी नहीं होती, 100% कभी नहीं होती, 100% क्यों नहीं होती ऐसा बताना है। तो इसको भी देखिए, हेडिंग लगाएंगे प्रतिक्रिया के प्रथम कोटि की गतिकी। इसमें वैसे ही सिद्ध करेंगे जैसे हमने सिद्ध किया था। तो आगे देखते हैं। लाल से हेडिंग मत लगाइएगा, काला का यूज कीजिएगा। भाई फेयर पे नोट्स पे आप किसी तरह का कलर यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परीक्षा में नहीं। आगे देखते हैं। तो वही वाली बात लिखना है, सिद्ध करना है। इसको तो मैं बता ही चुका हूँ। मेन बात कि क्यों प्रतिक्रिया की कोटि कभी पूर्ण नहीं होती, ये आप हेडिंग लगा दीजिएगा पूरा। हर बातें, हर पॉइंट को हेडिंग लगा लगा के लिखने से टीचर को भी मज़ा आता है चेक करने में, और आपको खुद सेकंड नंबर देता है, बहुत अच्छा नंबर देता है। वैसे फिर भी गलती नहीं कीजिएगा, लेकिन नंबर काटता नहीं है। अच्छे राइटिंग, अच्छे सजावट की वजह से नंबर काटता नहीं है। कुल मिलाकर हमें टीचर का दिल जीतना है, तो यही सब तरीके हैं जो टीचर का दिल जीतने में मदद करती है। तो के बराबर इतना होता है। अब अभिक्रिया की कोटि अगर मान के चले पूरा हो जाए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी R टेंड्स टू P 100% हो जाए, तो यानी ये 100 में से 100 पूरा हो गया कंप्लीट। 100 में से 100 गया यानी 0 बचेगा। तब आगे देखिए क्या होगा, यानी T लाइफ 100% मतलब 50% कंप्लीट होता है तो T हाफ हो जाता है। T हाफ अर्ध आयु, 100% पूरा होता है तो T लाइफ पूरा आयु काल 100% वाला। आगे देखते हैं। तो क्या देख रहे हैं, T लाइफ यहाँ पे 0 आ जा रहा है। 0 मतलब इनफाइनाइट आ जा रहा है, पूरा मान अनंत हो जा रहा है। अब अनंत हो गया मतलब अंत हो ही नहीं सकता। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का कभी अंत हो ही नहीं सकता, ये 100% होता ही नहीं। यानी अभिक्रिया की कोटि और आणविकता बचा, यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती, लिख लीजिएगा। ये है तीसरा क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय में। अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता की परिभाषा देना है, और क्या करना है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक, वही वाली बात, के का व्यंजक। तो टी हटा देंगे कि हमेशा के का ही निकाला जाता है। अब देखिए, तो कोटि का पहले परिभाषा लिखेंगे, बता चुका हूँ। आणविकता का देख लीजिए, आणविकता क्या होता है, प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीसीज, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, उसकी संख्या जो कि एक साथ संघट के फलस्वरूप आयनिक अभिक्रिया करती है। परमाणु हो या अणु हो या आयन हो, एक साथ संघट करेंगे, टकराएंगे और फिर तुरंत उत्पाद बना लेंगे, तो इसको कहा जाता है प्राथमिक अभिक्रिया। प्राथमिक अभिक्रिया नहीं कहेंगे, आणविकता कहेंगे, आणविकता कहा जाता है। ठीक। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक हम लोग निकालेंगे। तो वही वाला तरीका जैसे हमने अभी अपनाया था। आगे देखते हैं। तो वही तरीका है बिल्कुल जैसे जैसे किया गया था, बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, इसलिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक एकदम तगड़ा तैयार कर लीजिएगा। ये तो आपको मैंने बता चुका है, इसको नहीं ध्यान देना, यहाँ तक था। तो समझ गए, पूरा मैंने आपको 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर कम्प्लीटली इस चैप्टर से करा दिया है, जो आपके बिहार बोर्ड में एकदम लड़ जाएगा। इसको पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर का देखेंगे। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, पिछले 1 अध्याय का, 2 अध्याय का, 3 अध्याय का भी मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर। पहले चैप्टर का भी डाल दिया गया है, दूसरे का भी, विलयन का भी, और तीसरे वैद्युत रसायन का भी। उसका नीचे आपको लिंक मिल जाएगा वीवीआई क्वेश्चन का। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।